मेरे मामा की शादी को 6 महीने हो चुके थे। मेरी नई मामी बहुत ही सुंदर थी। जब से मैं अपने मामा के पास आया हूँ, तब से मुझे हर रोज़ रात को मामा-मामी के बीच झगड़े की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मेरी मामी रोज़ रात को नाना जी के कमरे में जाती और 4-5 घंटे बाद बाहर आती। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। उधर मेरे नाना जी भी हर वक्त मेरी मामी के आगे पीछे घूमते रहते। वो किसी न किसी बहाने से मामी को अपने पास बुलाते रहते और फिर मामी को लेकर मेरा नज़रिया भी बदलने लगा। एक दिन जब मामा घर पर नहीं थे, तब मैं मामी से उनके झगड़े का कारण पूछा। तब मामी मेरा हाथ पकड़कर बोली कि तुम्हारे मामा मुझे खुश नहीं कर पाते हैं। यही हमारे झगड़े का बड़ा कारण है। इतना कहकर मामी ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखना शुरू कर दिया। फिर अचानक उन्होंने ऐसी जगह पर हाथ रखा जहां नहीं रखना चाहिए था और फिर मामी ने मेरा हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम आकाश है और मैं 16 साल का हूँ। कहने को तो हम शहर में रहते हैं, लेकिन मेरा घर एक गांव में है। मेरे गांव के घर पर मेरे मामा मामी और मेरे नाना रहते हैं। मेरे मामी सबके लिए पुरानी बहू बन गई थी, लेकिन मेरे लिए वो अभी भी नई नवविवाहिता ही थी। मामा की शादी के 6 महीने बाद मैं गांव के घर आया था। मेरे पापा की नौकरी शहर में होने की वजह से हमारा पूरा परिवार शहर में ही रहता था। अभी अभी मेरा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ था और मैं थोड़ा फ्री हुआ था। फिर कुछ दिनों के लिए गांव जाने का फैसला किया, क्योंकि मैं अपनी नई मामी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाया था। हमारे गांव के घर में छोटे मामा और नाना रहते थे। अब छोटे मामा और नाना की देखभाल करने के लिए नई मामी आ गई थी। मामा और मामी की शादी को 6 महीने हो चुके थे। उनकी शादी में मेरे पापा को ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए हमें तुरंत ही शहर लौटना पड़ा था। गांव पहुंचते ही मैंने घर में अपना बैग रखा था, तभी मामी मेरे सामने पानी का गिलास लेकर आई। तब मैं मामी को अच्छी तरह देख नहीं पाया, क्योंकि वो मुझे पानी देकर तुरंत वहां से चली गई। मामी पूरे घर में पल्लू ओढ़कर ही घूमती रहती थी और मेरे नाना जी हर वक्त उन पर नज़र रखते थे। मेरी मामी बहुत नाजुक और सजीली थी। वो मुझसे जल्दी बात भी नहीं करना चाहती थी। गांव पहुंचने के अगले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ तालाब में तैरने गया। शहर में उन सारी चीज़ों का अनुभव नहीं हो पाता था, इसलिए गांव आने के बाद मैं लगातार 4-5 दिन तक तालाब में तैरने जाता रहा। तैरने के बाद मैं किसी के साथ उसके खेत के फार्म हाउस पर चला जाता था। वहाँ बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें थीं जो मुझे बहुत पसंद आती थीं, इसलिए पूरे 1 हफ्ते मैंने खूब मस्ती की। 1 हफ्ते बाद मेरी मस्ती अचानक रुक गई, क्योंकि मेरे एक दोस्त को उसकी बहन के घर जाना था, इसलिए उसने अपने फार्म हाउस की चाबी मुझे दे दी। अब मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकता था, लेकिन उसके बिना वहाँ जाकर मैं क्या करता, इसलिए मैं घर पर ही रुक गया। उस दिन सुबह के 8 बज गए थे और मैंने अभी तक स्नान नहीं किया था। मेरे नाना जी ने मेरा मायूस चेहरा देख लिया था। उन्होंने मुझसे मेरे चेहरे के उतरे हुए भाव का कारण पूछा। मैंने अपने नाना को बताया कि मेरे एक दोस्त को कुछ दिनों के लिए उसकी बहन के पास जाना पड़ा है। घर में बैठकर मुझे बोरियत महसूस हो रही है। आज मुझे तालाब में तैरने का भी मन नहीं है। तब मेरे नाना बोले, बस इतनी सी बात है, उदास मत हो। आज तुम्हें तुम्हारी मामी नहलाएगी। नाना को ऐसा बोलते ही मामी मुझे हैरान होकर देखने लगी। वो बहुत शर्मीली थी, लेकिन नाना की बात वो टाल नहीं सकती थी। फिर मैं वॉशरूम में जाकर बैठ गया और मामी का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में जब मामी आई और उनका हाथ मेरे शरीर पर फिरने लगा, तो धीरे धीरे मैं होश खोने लगा। तब मुझे समझ में आया कि पिछले कुछ दिनों से मैं किसी के साथ घूमने के बजाय अपनी मामी पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की। पिछले 1 हफ्ते में अगर मैंने उनसे बात करनी शुरू की होती, तो वो मुझसे थोड़ी बहुत घुल मिल जाती। खैर, मुझे नहलाते समय मामी ने एक बार भी मेरी नज़र से नज़र नहीं मिलाई। शायद वो ज़्यादा शर्मीली थी। उसे थोड़ा बोलने के लिए मजाक में मैंने अपने शरीर पर लगे साबुन को उनके गाल पर लगा दिया। मेरे किए गए मजाक पर मामी ने कुछ नहीं कहा। मुझे नहलाते समय मामी के सर से पल्लू बार बार सरक रहा था। वो बार बार पल्लू उठाने में लगी थी। बार बार पल्लू उठाने में उनकी साड़ी का पल्लू जोर से खिंच गया।
मैंने मामी को कभी भी उस नज़र से नहीं देखा था, लेकिन मामी सच में बहुत सुंदर थी। उसने तुरंत अपने शरीर पर पल्लू डाल लिया और मुझसे बोली, आकाश, मैंने तुम्हें साबुन लगा दिया है, अब तुम अपने शरीर पर खुद ही पानी डालो। ऐसा कहकर वो तुरंत बाहर चली गईं। मैंने अपने शरीर पर पानी डाला और तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। बाहर मुझे नाना कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। बाथरूम से बाहर आकर मैं सीधा मामी के पास गया। मामी अपने कमरे में साड़ी बदल रही थीं। जब तक मैं वहां पहुंचा, उन्होंने कपड़े बदल लिए थे। अपने कमरे में मुझे देखते ही मामी चौंक गईं। वो बोली, आकाश, तुमने पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने? मैंने कहा, जब आपने मुझे नहला ही दिया है तो मेरे बाल भी पोंछ दीजिए। आपके मुलायम हाथों का स्पर्श मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मैं रोज ही आपसे ही नहलाया करूंगा। मेरी बात सुनते ही मामी ने मुस्कुराकर हाँ कहा। फिर मैं उन्हें शांत करते हुए कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मेरी प्यारी मामी के साथ मजाक करने का तो मुझे इतना हक है ही ना। मेरी बात पर मामी हंसने लगी। घर आने के बाद मैंने उन्हें पहली बार हंसते हुए देखा था। फिर मामी मेरे बाल पोंछने लगी। मेरे बाल पोंछने के बाद मामी अपने कमरे से बाहर जाने लगी। तब मैंने उनका हाथ पकड़ा और पूछा, आप हमेशा इतनी थकी हुई क्यों लगती हैं? सब कुछ तो ठीक है ना? मेरी बात पर मामी कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। उसी रात मुझे मामा के कमरे से उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मामा का कमरा ठीक मेरे कमरे के बगल में था। नाना का अपना एक अलग कमरा था, फिर भी कभी कभी वो छत पर सोते थे। उस रात नाना जी छत पर सोए हुए थे, इसलिए उन्हें मामा की आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन मुझे मामा के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैं अपने कमरे से बाहर निकला। फिर मैं मामा के कमरे में झांक कर देखने लगा। उनके झगड़े का कारण मुझे समझ में आ गया कि मामी ने मामा को समय नहीं दिया और सो गई थी, इसलिए मामा को गुस्सा आ रहा था। ये सब मैंने देख लिया था। उनकी निजी बातें मुझे नहीं सुननी चाहिए थीं, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर अगली रात मामी की अजीब आवाज़ें मेरे कानों में पड़ीं। वो अजीब आवाज़ मेरे कानों में पड़ते ही मेरी मामी के कमरे में झांकने की उत्सुकता बढ़ गई। उनके कमरे में झांकने के लिए मैं अपने कमरे से बाहर आया। मैं मामा के कमरे की तरफ मुड़ा ही था कि पीछे से नाना की आवाज़ आई। नाना जी अचानक छत से नीचे आ गए थे। शायद नाना की आवाज़ मामी के कानों तक भी पहुंच चुकी थी, क्योंकि उनकी आवाज़ भी तुरंत बंद हो गई थी। मेरे नाना 65 साल के थे, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से वो बूढ़े नहीं थे। नाना की कठोर आवाज़ सुनकर मैं सर झुकाए सीधा अपने कमरे में वापस चला गया। अगली सुबह नाश्ता करते समय भी मामा और मामी के बीच झगड़ा दिख रहा था। उन दोनों की एक दूसरे को देखने की जो नज़र थी, वो मुझे साफ दिखाई दे रही थी। ज़रूर उनके बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। मामा रोज़ की तरह नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर दुकान के लिए निकल गए। पिछली रात की मामी की आवाज़ से अजीब आवाज़ें बार बार मेरे कानों में गूंज रही थीं। तब मामी को मेरे सामने देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मोबाइल देखते देखते कुछ समय के लिए मुझे नींद आ गई। नींद से उठते ही मैं कमरे से बाहर आया। बाहर नाना जी और मामी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। मामी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन नाना के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने जैसे ही दरवाजे पर कान लगाए, मुझे अपने नाना और मामी की आवाज़ सुनाई दी। आखिर मामी नाना के कमरे में क्या कर रही थी, वो भी अंदर से कुंडी बंद करके। अब मुझे अपने नाना पर शक होने लगा, लेकिन मैं जल्दी ही वहाँ से हट गया। मैंने किचन से पानी पीकर बाहर आकर देखा तो मामी नाना के कमरे से बाहर आ रही थी। वो बहुत थकी हुई लग रही थी और बार बार अपने हाथों पर हाथ फिरा रही थी। उसके चेहरे से भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। मुझे देखते ही मामी बोली, आकाश, तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने की थाली लेकर आती हूँ। मामी मुझसे नज़र मिलाकर बात नहीं कर रही थी। वो नाना के कमरे में क्या कर रही थी कि वो इतनी थक गई थी। मामा के घर में कुछ बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थीं। मामी दिखने में बेहद सुंदर थी। गांव के घराने के बाद से मैंने देखा था कि नाना घर से बाहर कहीं भी जाते हुए नहीं दिखे। वो हमेशा मामी के पीछे ही रहते थे। ये मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मामी हमेशा मुझे थकी हुई लगती थी। घर में साधारण बर्तन धोने और खाना बनाने से भला कौन इतना थक सकता है।
हर 2-4 दिन में मुझे मामा और मामी के बीच कुछ गड़बड़ दिखाई देती थी। शायद मामी मामा को वो समय नहीं दे पा रही थी जो वो चाहते थे, और इसलिए मामा चिड़चिड़े हो जाते होंगे। रोज रात को मामा की चिड़चिड़ी आवाज़ मेरे कानों में भी पड़ती थी। दोपहर में मामा के घर न होने पर मामी घंटों तक नाना के कमरे में रहती थी। जब वो उनके कमरे से बाहर आती तो बहुत थकी हुई लगती थी। 3 दिन मैंने घर पर ठीक से ध्यान दिया तो धीरे धीरे सब बातें मेरी नज़र में आने लगी। एक बार मामा दोपहर में दुकान जल्दी बंद करके घर आ गए। उन्हें शहर से दुकान के कुछ सामान लेने जाना था। उस दिन दोपहर में ही वो शहर के लिए निकल गए। उन्होंने बताया था कि अगले दिन सुबह तक वो घर वापस आएंगे। शहर पहुंचते ही मामा को पता चला कि वो जो इलेक्ट्रिक सामान लेने गए थे उसे लेने में 3 दिन और लगेंगे। इसलिए मामा का शहर में रुकने का समय 1 दिन से 3 दिन का हो गया। मामा के शहर में होने की बात सुनकर मेरे माँ बाप ने उन्हें और 3-4 दिन के लिए घर पर रखने को कह दिया। अब अगले 1 हफ्ते तक मामा घर आने वाले नहीं थे। रोज छत पर सोने वाले मेरे नाना मामा के घर न होने पर अपने कमरे में सोने लगे। उस रात मामी को मैंने नाना जी के कमरे में जाते हुए देखा। तब मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया था। आधी रात को मुझे अचानक प्यास लगी, इसलिए मैं उठ गया। पानी पीने के लिए मैं रसोई में जाने लगा। तब मैंने मामी को नाना जी के कमरे से बाहर आते देखा। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। नाना के कमरे से अपने कमरे तक चलते हुए मैंने उन्हें लड़खड़ाते हुए देखा। उनका संतुलन बिगड़ने लगा था। इससे पहले कि वो गिरती, मैंने उनका हाथ थाम लिया। मुझे देखकर मामी बहुत डर गई थी। मैंने उन्हें उनके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बैठाया। फिर मैंने उनसे पूछा, मामी तुम नाना के कमरे में इतनी देर तक क्या कर रही थी? इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है, और चादर ओढ़कर सो गईं। मामी आधी रात को नाना के कमरे में बाहर आना और उनका थका हुआ चेहरा कुछ अलग ही इशारा कर रहा था। मामी मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। अगली सुबह से ही मैं मामी से वही सवाल पूछने की कोशिश में था। दोपहर के 2 बजे नाना कुछ समय के लिए बाजार में सब्जी लेने चले गए। तब मामी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। घर में मामी और मैं अकेले थे। इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैं रसोई में गया और अंदर जाते ही मैं उनसे पूछा, इतनी रात को आप नाना जी के कमरे में क्या कर रही थीं? इस पर वो बोलीं, तुम्हारे नाना को खांसी आ रही थी, इसलिए उन्हें पानी देने के लिए चली गई थी। मामी बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रही थी। ये तो मैं समझ गया था। पानी देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। आप पूरे 5 से 6 घंटे नाना के कमरे में थीं। इस घर में वास्तव में क्या चल रहा है, मुझे सच सच बताइए। यहाँ आने के बाद से रोज़ रात को मामा और आपके झगड़े मेरे कानों में पड़ते रहते हैं। आप मेरे मामा के साथ ऐसा क्यों करती हो? मामा के घर न होने पर दिन में भी आप नाना के कमरे में जाती हो, और अब तो आधी रात को 5-6 घंटे तक नाना के कमरे में थीं। आपको मामा पसंद नहीं है क्या? आपके मन में मामा के लिए कोई भावना नहीं है क्या? मैं बहुत गुस्से में मामी से सवाल पूछ रहा था। तब वो बोली, तुम्हें जो समझना है समझो। कुछ बातें तो तुम्हें समझ ही ली हैं, तो सुनो। तुम्हारे मामा मुझे खुश नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं दिल से अपने ससुर की सेवा करती हूँ। तभी मैंने मामी से पूछा, दिल से सेवा का मतलब क्या है मामी? अब इसका जो मतलब समझना है तुम समझ लो। ऐसा कहकर मामी वहाँ से चली गई। वो मेरे सवालों को सीधा जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा खासा जवान पति को छोड़कर वो नाना के पीछे क्यों लगी थी, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 दिन और बीत गए। उस रात मामी मेरे सामने नाना के कमरे में गईं। वो मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन नाना का एक दोस्त भी घर आया था। कुछ समय के लिए वो नाना को गांव की पंचायत में ले गया। मुझे पता था कि वहां नाना को काफ़ी समय लगेगा, इसलिए उनकी जल्दी घर लौटने की संभावना कम थी। तब मैंने एक बहाना बनाकर मामी को अपने साथ घर से बाहर ले जाने का फैसला किया। घर से निकलते समय मैंने मामी से कहा था कि हमें बाजार जाना है, लेकिन बाजार जाने के बजाय मैं उन्हें अपने दोस्त के फार्म हाउस पर ले गया। फार्म हाउस पर पहुंचते ही मेरी नज़र मामी पर अटक गई। वहां हम दोनों ही थे। मामी मुझसे पूछने लगी कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। मैं उन्हें मीठे मीठे शब्दों में अंदर तक ले आया।
अंदर जाते ही मैंने मामी से कहा, मुझे पता था कि घर में रहते हुए आप सच नहीं बोलोगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ। अभी के अभी मुझे सच सच बता दो कि आपके और नाना जी के बीच में क्या चल रहा है। क्या सच में आप मामा से खुश नहीं हो या फिर कोई और कारण है? तब मामी ने मेरा हाथ पकड़ा और अचानक मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। फिर वो बोली, आकाश, तुम बेवजह ज्यादा सोच रहे हो। मैंने तुम्हें एक बार जो बताया उसे मान लो। अब तुम्हें गांव आए हुए काफी दिन हो गए हैं। यहाँ के मामले में दखल देने के बजाय तुम जल्द से जल्द अपने घर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे नाना जी की तरह मुझे तुम्हारी भी सेवा करनी पड़ेगी। तुम्हारे नाना जी को मुझसे अपनी और दूसरों की सेवा करवाना बहुत पसंद है। जैसे उन्होंने मुझसे तुम्हें नहलाने की सेवा करवाई थी, वैसे ही वो मुझसे तुम्हारी और भी सेवाएं भी करवाएंगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम यहाँ ज़्यादा दिन रुक सकते हो। मामी की बात सुनकर मैं उनके करीब जाकर खड़ा हो गया और उनसे कहा, अगर आपको ये सब बातें मंजूर हैं तो मुझे क्यों नहीं होंगी। ऐसा कहकर मैंने उन्हें एक अलग ही नज़र से देखा था। मेरी नज़र देखकर वो वहाँ से मुंह फेर कर वहाँ से चली गईं। तब भी उन्होंने मुझसे सच नहीं कहा। मामी कुछ न कुछ ज़रूर छुपा रही थी। फिर मैंने मामी पर नज़र रखने का फैसला किया। उस दिन जैसे ही मैंने उन्हें फार्म हाउस पर लाया था, वैसे ही उन्हें घर ले आया। उसके बाद मैंने मामी से कहा कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ और शाम तक ही घर आ जाऊँगा। ऐसा कहकर मैं घर से बाहर निकल गया। रास्ते में मेरी मुलाकात नाना जी से हो गई, तो मैंने उन्हें भी यही बताया कि शाम को घर आऊँगा। मैंने जानबूझकर नाना जी और मामी को अकेले छोड़ दिया। नाना जी के घर पहुंचते ही मैं आधे रास्ते से ही घर वापस लौट आया। उस दिन दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं घर पर नज़र रख रहा था। नाना जी और मामी के बीच घर में क्या हो रहा था, ये सब कुछ मेरी नज़रों में था। उनके दिन भर के आपसी बातचीत की बातें मुझे समझ में आ गई थीं। उन पर नज़र रखने के बाद रात को 9 बजे मैं घर आ गया। रोज़ की तरह मैंने चुपचाप रात का खाना खाया। जल्दी जल्दी खाना खाकर मैंने दिखाया कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैं अपने कमरे में तो चला गया, लेकिन जैसे ही नाना जी हाथ धोने के लिए रसोई में गए, मैं धीरे से उनके कमरे में घुस गया। फिर उनके कमरे में छुप कर बैठ गया। लगभग 2 घंटे बाद मामी नाना जी के कमरे में आईं। कुछ समय बाद मैंने मामी को नाना जी के पैरों की मालिश करते हुए देखा। नाना जी उनसे बहुत कठोर भाषा में बात कर रहे थे। वो उनसे नौकरों की तरह बर्ताव करते हुए दिखाई दे रहे थे। लगातार 2 घंटे तक मामी नाना जी के पैरों की मालिश करती रहीं। नाना जी और मामी के बीच दिन भर में क्या होता रहा, ये सब मैंने देख लिया था। अगले दिन सुबह जब मामा घर आए तो मैंने सबके सामने मामा से कहा, मामा जी, अब आप और मामी हमारे साथ शहर में शिफ्ट हो जाइए। पापा ने आपके लिए अच्छी नौकरी ढूंढ रखी है। नाना जी तो शहर में नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें अपना गांव प्यारा है। मामा ने शहर में शिफ्ट होने के लिए हाँ कर दिया। उनकी हाँ सुनकर नाना जी बहुत चौंक गए। फिर उन्होंने मामा से कहा, महेश, तुम और रागिनी कहीं भी नहीं जाओगे। तुम दोनों चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेला कैसे रहूँगा। तब मैंने कहा, नाना जी, मामा और मामी को यहाँ रहते हुए भी मामी की कोई कीमत नहीं है। आप तो उनसे बिल्कुल नौकरानियों की तरह बर्ताव करते हो। कल पूरा दिन मैं आप दोनों पर नज़र रख रहा था। मामा को जो समय देना चाहिए वो मामी क्यों नहीं दे पा रही है, उन दोनों के बीच हमेशा झगड़ा क्यों होता है, इसका पता मैंने लगा लिया है। नाना जी, आप मामी को दिन भर काम में उलझा कर रखते हैं। दिन में भी 5 घंटे आप बिना वजह उनसे पैरों की मालिश करवाने को कहते हैं। रात को बिस्तर पर लेटते ही मामी की आंख लग जाती है। फिर मामी की इच्छा होते हुए भी वो मामा को समय नहीं दे पाती, इसलिए उन दोनों में हमेशा झगड़े होते हैं। यहाँ आने के बाद से मैं उनके झगड़े सुन रहा हूँ। नाना जी, अगर आपको अपनी छोटी बहू की कोई कदर नहीं है तो फिर उसे पास रखने का क्या फ़ायदा। मामा और मामी शहर में शिफ्ट होने वाले हैं। ये सुनकर नाना जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बोले, महेश, मुझे माफ़ कर दो। तुमने एक गरीब घर की लड़की से शादी की थी, इस वजह से मैं तुमसे बहुत नाराज़ हो गया था। वो अपने घर से 1 रुपये का भी दहेज लेकर नहीं आई थी, इसलिए मैंने उससे नौकरानियों की तरह बर्ताव करके अपना गुस्सा निकाल रहा था। मैं उसे जानबूझकर काम में व्यस्त रखता था
ताकि वो थक जाए और रात में तुम्हें समय न दे सके, और इस वजह से तुम दोनों में झगड़े होते रहे और तुम उसे तलाक दे दो ताकि मैं किसी अच्छे घर की लड़की से तुम्हारी शादी करा सकूं, जो बहुत सारा दहेज लेकर आए। मैं अपने बेटे की खुशी में बाधा डाल रहा था। अब जब आकाश तुम दोनों को शहर ले जाने की बात कर रहा है, तब मुझे तुम दोनों की कदर समझ में आई, सबसे ज्यादा तो बहू की। मैं हाथ जोड़कर तुम दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तुम दोनों के बिना मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगा। उस समय नाना जी ने मामा और मामी के सामने हाथ जोड़ दिए। मामा और मामी ने नाना जी को माफ़ कर दिया, क्योंकि नाना जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। नाना जी का छोटे मामा पर बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए मामी नाना जी की शिकायत मामा से नहीं करती थी। वो बाप बेटे के बीच में दरार नहीं डालना चाहती थी। वो सोचती थी कि आज नहीं तो कल नाना जी उन्हें समझ जाएंगे। इसी विचार में वो दिन काट रही थी। मामी ने अपने ससुर की गलती छुपाने के लिए खुद को मेरी नज़रों में चरित्रहीन कहा था, लेकिन उन्होंने नाना जी की गलती मेरे सामने आने नहीं दी। जब मुझे नाना जी के बर्ताव का एहसास हुआ, तब मैंने मामा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। मैंने जो कुछ बताया था, मामा ने उसमें सहमति जताई। मेरा उद्देश्य था नाना जी को उनकी गलती का एहसास कराना। उस दिन के बाद नाना जी ने अपनी बहू को बहू का दर्जा देना शुरू कर दिया। उन्होंने मामी को उसके मायके की गरीबी के आधार पर आंकना हमेशा के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि मामी की सुंदरता और बड़े दिल का मायके की गरीबी से कोई संबंध नहीं था। ये नाना जी की समझ में आ गया था। निर्देश: इंसान की सुंदरता उसके व्यवहार में होती है, ना कि उसकी दौलत में। इसलिए किसी को भी पैसों से ना आंकें, बल्कि उसके स्वभाव और व्यवहार को देखकर पहचानें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।